हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ते हैं जिसका नाम है एक चोर की कहानी। तो बच्चों, अपनी इस कहानी को आरंभ करने से पहले उसका संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। बच्चों, जीवन में कभी कभी मनुष्य इतना लाचार हो जाता है कि वह कुछ भी करने में अपने आप को असमर्थ पाता है। यहाँ एक ऐसे चोर की कहानी दी गई है जो बार बार छोटी छोटी चोरी करके पुलिस थाने पहुंच जाता है, जिससे उसे जेल भेज दिया जाए और वह वहीं अपना पेट भर सके। लेकिन जेल वाले भी उसे अधिक दिन नहीं रखते और वह फिर बाहर आ जाता है। इस कहानी के द्वारा लेखक ने आधुनिक समाज व्यवस्था पर तीखा व्यंग किया है। तो आइए, क्या है ये कहानी, इसको पढ़ के जाने। माघ की रात, तालाब का किनारा, सूखता हुआ पानी, सड़ती हुई काई, कोहरे में सब कुछ ढका हुआ। तालाब के किनारे बबूल, नीम, आम और जामुन के कई छोटे बड़े पेड़ों का बाग, सब सर झुकाए खड़े हुए। उसके पार गन्ने का खेत, उसका आधा गन्ना कटा हुआ, उस पर गन्ने की सूखी पत्तियां फैली हुई, उन पर जमती हुई ओस, आधे खेत में उगा हुआ गन्ना जिसकी फुनगी पर सफ़ेद फूल आ गए थे क्योंकि वह पुराना हो गया था। रात के 2 बजे पास की अमराइयों में चिड़ियों के पंख फटकारे। कोई चमगादड़ कै कै करता रहा। एक लोमड़ी दूसरी झाड़ियों में खांसती रही। तभी बड़े जोर का शोर मचा। चोर चोर चोर! गांव की ओर से लगभग 25 आवाज़ें हवा में गूंज रही थी। चोर 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 चोर! चारों ओर से घेर लो, जाने न पाए। ठाकुर बाबा के बाग की तरफ गया है। भंगती के खेत की तरफ देखना। हाँ, गन्ने वाला खेत। देखते देखते गांव वाले ठाकुर के बाग में पहुंच गए। चारों ओर से उन्होंने बाग की और उससे मिलते हुए गन्ने के खेत को घेर लिया। लालटेनों की रोशनी में एक एक झाड़ी की तलाशी ली जाने लगी। सब बोल रहे थे, कोई भी नहीं सुन रहा था। तभी एक आदमी ने टॉर्च की रोशनी फेंकनी शुरू कर दी। भंगती के खेत में उसने कुछ गन्ने को हिलते देखा। फिर वह खेत के किनारे तक गया। 2-3 कोमल गन्ने जमीन पर झुके पड़े थे। उसी सीध में कुछ गन्ने ऐसे थे जिन पर से पाले की कुछ बूंदें नीचे लुढ़क गई थी। टॉर्च की रोशनी में और पौधों के सामने वे कुछ अधिक हरे दिख रहे थे। टॉर्च की रोशनी को खेत की गहराइयों में फेंकते हुए उस आदमी ने चिल्लाकर कहा, होशियार भाइयों, होशियार! चोर इसी खेत में छिपा है। चारों ओर से इसे घेर लो, जाने न पाए। फिर शोर मचा और लोगों ने खेत को चारों ओर से घेर लिया। उस आदमी ने मुंह पर दोनों हाथ लगाकर जोर से कहा, खेत में छिपे रहने से कुछ नहीं होगा, बाहर आ जाओ, नहीं तो गोली मार दी जाएगी। वह बार बार इसी बात को कई प्रकार से आतंक भरी आवाज में कहता रहा। भीड़ में खड़े एक किसान ने अपने पास वाले साथी से कहा, नरैया है बड़ा चतुर, कलकत्ते से कमाकर जब से लौटा है बड़ा होशियार हो गया है। तो बच्चों, सोच कर बताइए, किसने जाना कि चोर गन्ने के खेत में है। तो बच्चों, एक आदमी ने जाना कि चोर गन्ने के खेत में है। तो उसके साथी ने कहा, बड़े बड़े साहबों से जान पहचान रखता है, कलकत्ते में इसके ठाठ हैं, मैं देख आया हूँ, लड़का समझदार है। जान कैसे लिया कि चोर खेत में है? यानी कि नरैया ने जाना था कि चोर गन्ने के खेत में। तभी किसी ने कहा, यह चोटा खेत से नहीं निकलता, तो आग लगा दो खेत में, तभी बाहर आएगा। इस प्रस्ताव के समर्थन यानी कि हामी भरी कई लोगों ने। समर्थन में कई लोग एक साथ बोलने लगे। किसी ने इसी बीच दिया सलाई भी निकाल दी। दिया सलाई यानी कि माचिस। भंगती ने आकर नारायण उर्फ नरैया से हाथ जोड़कर कहा, हे भैया, एक चोर के पीछे हमारा गन्ना न जलाओ, सैकड़ों का नुकसान हो जाएगा, कोई और तरकीब निकालो। नारायण ने कहा, देखते जाओ काका, खेत का गन्ना जलेगा नहीं, पर कहा यहीं जाएगा। खेत के आधे हिस्से में गन्ने की जो सूखी पत्तियां पड़ी थी, उनमें छोटे छोटे ढेरों में आग लगा दी गई। बहुत से लोग आग तापने के लिए और भी नजदीक सिमट आए। सब तरह का शोर मचता रहा। खेत के बीच में गन्ने के कुछ पौधे हिले। युवक ने उत्साह से कहा, शाबाश, इसी तरह चले आओ। पास खड़े भंगती ने उनसे कहा, चोर आ रहा है, 10-15 आदमियों को इधर बुला लो।
चारों ओर से उठने वाली आवाजें शांत हो गई। लोगों ने गर्दन उठा उठा के खेत के बीच में ताकना शुरू कर दिया। चोर के निकलने का पता लोगों को तब चला जब वह नारायण के पास खड़ा हो गया। सहसा चोर को अपने पैरों से लिपटा हुआ देख नारायण उछलकर पीछे खड़ा हो गया, जैसे सांप छू लिया हो। एक बार फिर शोर मचा, चोर चोर। 3-4 आदमी चोर के पास गए और उसे मारना शुरू कर दिया, पर उसे ज्यादा मार नहीं खानी पड़ी। नारायण चोर के पास खड़ा हो गया और बोला, भाई लोगों, यह बात बेजा है। हमने वादा किया है कि मारपीट नहीं होगी। यह शरणागत है। शरणागत यानी कि शरण में आया हुआ। एक बुजुर्ग ने दूर से कहा, चोट्टे को मारा नहीं जाएगा तो क्या पूजा जाएगा? पर नारायण ने कहा, अब चाहे जो हो, इसे पुलिस के हाथ में देकर अपना काम पूरा हो जाएगा। मारपीट से कोई मतलब नहीं। तो बच्चों, सोचकर बताइए नारायण ने लोगों को क्या समझाया। तो बच्चों, नारायण ने लोगों को समझाया कि मारपीट से कुछ नहीं होगा, इसे पुलिस को दे देना चाहिए। नारायण ने टॉर्च की रोशनी उस पर फेंकते हुए पूछा, क्यों जी, माल कहाँ है? पर उसकी निगाह चोर के शरीर पर अटकी रही। चोर लगभग 5 फुट ऊंचा दुबला पतला आदमी था। नंगे पैर, कमर से घुटनों तक एक मैला सा अंगूछा बांधे हुए, जिस्म पर एक पुरानी खाकी कमीज थी। कानों पर मटमैले कपड़े का टुकड़ा बंधा था। उम्र लगभग 50 साल होगी। दाढ़ी बढ़ रही थी, बाल सफ़ेद हो चले थे। जाड़े के मारे वह कांप रहा था और वह दांत बज रहे थे। उसका मुंह चौकोर सा था, आंखों के पास झुर्रियाँ पड़ी थी, दांत मजबूत थे। मुंह को वह इस प्रकार खोले हुए था कि लगता था कि मुस्कुरा रहा है। उसने हाथ जोड़कर खेत की ओर इशारा किया। 2 आदमी लालटेन लिए हुए चोर के पास खेत के अंदर घुसे। थोड़ी देर बाद जब वे बाहर आए तो चोर के हाथ में एक मटमैली पोटली थी। उसने धीरे धीरे थके हाथों से पोटली खोली। उसमें एक पुरानी गीली धोती, लगभग 2 सेर चने और एक पीतल का लूटा था। नारायण ने कहा, भाइयों, चोर भी आदमी ही है, इसे थाने ले चलते हैं, वहाँ सब कुछ बता देगा। किसी ने पीछे से कहा, चोर चोर मौसेरे भाई, अर्थात चोर चोर दोनों आपस में भाई होते हैं। नारायण ने घूमकर कहा, क्यों जी, मैं भी चोर हूं, यह किसकी शामत आई? 2-1 लोग हंसने लगे। बात आ गई हो गई। रात के 4 बज रहे थे। चोर की कमर धोती से बांधकर उसका एक छोर पकड़कर चौकीदार थाने चला। साथ में नारायण और गांव के 2 आदमी भी चले। बुजुर्ग किसान रास्ता काटने के लिए कहानियां सुनाता जा रहा था। पूरब की ओर घने काले बादलों के बीच में रोशनी का कुछ कुछ आभास फूटा। चौकीदार ने धोती का छोर नारायण को देते हुए कहा, तुम लोग यहीं महुए के नीचे रुक जाओ, मैं दिशा मैदान से फायरिंग हो लूं। साथ के दोनों आदमी भी बोल उठे। बुजुर्ग ने कहा, ठीक तो है भैया, तुम यहीं इसे पकड़े बैठे रहो, हम लोग भी निपट आवें। वह चले गए। नारायण थोड़ी देर चोर के साथ महुए के नीचे बैठा रहा। फिर अचानक बोला, क्यों जी, मुझे पहचानते हो? हम सचमुच मौसेरे भाई हैं। नारायण ने धीरे से रुक रुक कर कहा, कलकत्ते के गिरोह का हूँ। बड़े बड़े सेठ मेरे नाम से थर्राते हैं। मेरी शक्ल देखकर तिजोरियों के ताले खुल जाते हैं, रोशनदान टूट जाते हैं। एक बार चोर ने नारायण की ओर देखता रहा, पर इस सूचना पर नारायण जिस आश्चर्य भरी निगाह की उम्मीद कर रहा था वह उसे नहीं मिली। चोर की आंखों में न आनंद झलका, न स्नेह दिखाई दिया, न उसकी आंखों में प्रशंसा की किरण फूटी, न उनमें आतंक की छाया पड़ी। नारायण ने गुस्से में भरकर कहना शुरू किया, सुन बे, चोरों की बेइज्जती न करा। चोरी करनी है तो आदमियों जैसी चोरी कर। तो बच्चों, सोचकर बताइए नारायण किस बात की उम्मीद कर रहा था? बच्चों, नारायण इस बात की उम्मीद कर रहा था कि उसकी बात सुनकर चोर को आश्चर्य होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। चोर के चेहरे पर हैरानी का उतार चढ़ाव देखने लगा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। होंठ इतने फैल गए थे कि लग रहा था वह हंस पड़ेगा, पर आंसू बहते ही जा रहे थे। नारायण ने बात करनी बंद कर दी। न जाने क्यों चोर की आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ देर रुककर नारायण ने कहा, भाग जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। जब तू कुछ दूर निकल जाएगा तभी मैं शोर मचाऊंगा। जब इस पर भी चोर ने कुछ नहीं कहा तो उसे हैरानी हुई। फिर कुछ रुककर उसने कहा, बहरा है क्या बे? अर्थात वो हैरान था कि वो उसे भाग जाने को कह रहा था नारायण, लेकिन चोर भाग ही नहीं रहा था। फिर भी चोर ने कुछ नहीं कहा।
नारायण ने उसे बांधने वाली धोती का छोर उसकी ओर फेंका और हाथ से उसे भाग जाने का इशारा किया, पर चोर भागा नहीं, थका सा जमीन पर औंधे मुंह पड़ा रहा। इतने में दूसरे लोग आते दिखाई पड़े। नारायण ने उठकर चोर को जकड़ने वाली धोती पकड़ ली और उसे हिला डुलाकर खड़ा किया। अर्थात तब तक भागकर दूसरे लोग आ गए और उन्होंने धोती पकड़ ली। सवेरा होते होते वे थाने पहुंच गए। थाना मुंशी ने देखते ही कहा, सवेरे सवेरे किसका मुंह देखा? चोर ने दोनों हाथ जोड़े। मुंशी ने पूछा, क्या नाम है? चोर ने पहले की तरह हाथ जोड़ दिए। तब उसने उसके मुंह पर 2 तमाचे मारकर अपना सवाल दोहराया। तमाचे का अर्थ होता है बच्चों थप्पड़। तो उसने 2 थप्पड़ मारे उसके गाल में और फिर अपनी बात दोहराई। चोर की चीख से सब चौंक पड़े। वह बड़ी जोर से रोया। लगा कोई सियार अकेले में चांद की ओर देखकर बड़ी जोर से चीख उठा है। मुंशी ने उदासीन भाव से पूछा, माल कहाँ है? नारायण ने चने, लोटा और धोती दिखाकर कहा, यह है। ना जाने क्यों सब थके थके से चुपचाप खड़े रहे। चोर अब सिसक रहा था। चोर रो रहा था। सहसा, सहसा यानी कि अचानक से। सहसा एक सिपाही ने अपनी कोठरी से निकलकर कहा, मुंशी जी, यह तो 5 बार का सजाए फास्ता है। इसके लिए ना जेल में जगह है ना बाहर, घूम फिर कर यहीं आ जाता है। मुंशी ने कहा, कुछ अधपगला सा है क्या? सिपाही ने मुंशी के सवाल का जवाब स्वीकार में सिर हिलाकर दिया। फिर पास आकर चोर की पीठ थपथपाते हुए कहा, क्यों गूंगे, फिर आ गए? कितने दिन के लिए जाओगे? 6 महीने की, साल भर? चोर सिसक रहा था, पर उसकी आंखों में भय, विस्मय और जड़ता के भाव समाप्त हो चले थे। अर्थात उसके चेहरे पर डर दिखाई नहीं दे रहा था। सिपाही की ओर वह बार बार हाथ जोड़कर झुकने लगा, जिसे पुराना परिचित हो। अर्थात ऐसा लग रहा था कि उस सिपाही को बहुत पहले से जानता है। चौकीदार ने 7 बुजुर्ग की कोहनी से हिलाकर कहा, साल भर को जा रहा है, समझ गए महाराज? पर कोई भी ना हंसा। तो बच्चों, ये कहानी लिखी गई है श्रीलाल शुक्ल द्वारा। आइए लेखक के बारे में भी एक बार जान लेते हैं। बच्चों, श्रीलाल शुक्ल का जन्म 31 दिसंबर 1925 को लखनऊ जनपद और अंतरौली गांव में हुआ था। समकालीन कथा साहित्य में उद्देश्यपूर्ण व्यंग लेखक में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूनी घाटी का सूरज, आओ बैठे ले कुछ देर, अंगद का पांव, राज दरबारी, आदमी का जहर, इस उम्र में यह घर मेरा नहीं। उन्हें उनके उपन्यास राग दरबारी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। 28 अक्टूबर 2011 को उनका निधन हो गया। तो बच्चों, श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित कहानी आपने अभी पढ़ी, जिसमें एक चोर के बारे में बताया गया है कि चोर किस तरह चोरी करके भागा, लेकिन किसी ने नहीं देखा। लेकिन वो चोर बार बार इस मकसद से चोरी करता था कि उसको शायद जेल में जगह मिल जाए और उसका गुजारा इस तरह चला करे। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये कहानी आपको रोचक लगी होगी और आनंद भी आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।